हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री में करने वाले हैं पीरियडिक टेबल पार्ट 4 और ये पार्ट 4 एक तरह से लास्ट समझिए। आज लगभग 106 सवाल हैं और एमसी के रूप में, और ये सारा सवाल मैंने डिज़ाइन किया है विथ ऑप्शन, और बहुत बेहतर ढंग से डिज़ाइन किया गया है, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आपको एज ए टेस्ट इसको लेना है या देना है तो आप पहले तीनों पार्ट अटेंड करके आओ, उसके बाद इसको करो तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है ना, क्योंकि बहुत मज़ा आएगा। सीरीज वाइज बना हुआ है तो देखते हैं आज कितना हो पाता है। बाकी तो आपको पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराने ही वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सवाल आने वाला है, जिस सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ वहाँ से आने वाला है। पहले हम लोग करने वाले हैं डोबेराइनर जो साइंटिस्ट थे उनसे एमसीक्यू। सबसे पहला आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सवाल जो आपको है, ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा मैं होल्ड कर रहा हूं आप लोगों को। चलिए, तो पहला सवाल हमारे पास है, जोहान वुल्फांग डोबेराइनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो मैं भी शायद मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1780 में भी शायद हुआ रहा होगा, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले ही पीरियडिक टेबल तो नहीं बोल सकते हो, यानी स्टार्टिंग इन्होंने ही किया था कुछ तत्वों को सजा करके। आइए चलते हैं आगे। डोबेराइनर के सिद्धांत को क्या कहा गया? तो डोबेराइनर के सिद्धांत को त्रिक सिद्धांत कहा गया। त्रिक सिद्धांत क्यों कहा गया आप सभी को याद होना चाहिए, ध्यान देना, अष्टक नहीं होगा, त्रिक 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 सिद्धांत कहा गया। इसमें उन्होंने 3 तत्वों को ग्रुप में ऐसे करके सजाया था। 3 था, आपको मैंने 2 बढ़ाया हुआ था और बोला गया था कि एमसीक्यू में तीसरा भी बताएंगे, इसलिए उनको त्रिक कहा गया। और अगर आप सब बच्चे को याद है तो उनका प्रिंसिपल क्या था, इन दोनों तत्व का जो परमाणु भार का औसत होगा वो बीच वाला तत्व आ जाएगा। यानी ये साइंटिस्ट ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया था। आगे चलते हैं। डोबेराइनर ने तत्वों को किसके अनुसार सजाया? तो जैसा कि मैंने आपको याद दिलाया, परमाणु भार। अब आप देखो कि ये मैंने ट्विस्ट किया हुआ है और परमाणु द्रव्यमान भी बोला हुआ है। तो परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान दोनों के दोनों सेम होते हैं, तो यानी आंसर ए भी हो सकता है, आंसर बी भी हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन देखिएगा तो केवल ए, बिल्कुल ये गलत है। एक से अधिक या नन तो आपको लगाना पड़ेगा ये, यानी आंसर 1 से ज्यादा है। तो लगभग 2 साल पहले से इस तरह का रिवाज शुरू हुआ है कि चौथा ऑप्शन, पहले तो नन ऑफ दीज रहता था मैक्सिमम पे, अभी 1 से अधिक भी रहता है। तो आप ध्यान से लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। डोबेराइनर के अनुसार 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही आरोही मतलब हो गया बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग डैश के बराबर होता है, औसत के बराबर होता है, जैसा कि मैंने बताया। आगे चले। डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत के अनुसार सजाए गए 3 तत्वों का समूह क्या है? तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको जरूर याद करना, एग्जाम पे आया है। पहला हमारे पास है ये, दूसरा हमारे पास है ये, और तीसरा हमारे पास है ये। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। LiNa यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। कैल्शियम सेलेनियम बेरियम, उसके बाद आपके पास है क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये 2 मैंने आपको बता के रखा हुआ था, ये आपने एक नया पढ़ा है और इसी के कारण इनका सिद्धांत त्रिक पढ़ा। देखो, एक आपका ग्रुप, ये 2 ग्रुप, ये 3 ग्रुप, इसलिए 3 ग्रुप यानी त्रिक हो गया। और आपको अगर याद होगा तो इनका नियम आगे चल के लिमिटेड था, नहीं फॉलो हो रहा था। डोबेराइनर के सिद्धांत का दोष क्या था? डोबेराइनर के सिद्धांत का दोष क्या था? देखो क्या है, केवल हल्के तत्वों को सजाना, उस समय तक ज्ञात तत्वों को सजाना, भविष्य के तत्वों के लिए जगह छोड़ना। तो अगर आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है तो पहले तो सी नंबर नहीं होगा। आपको अगर याद होगा तो भविष्य के लिए किसी भी प्रकार के तत्व का इन्होंने जगह नहीं छोड़ा था।
तो इनका जो नियम था केवल हल्के तत्वों को सजाने तक सीमित था और उस समय तक के तत्वों को सजाना, यानी जितना उनको तत्व मिला था उतने को ही उन्होंने सजाया था। तो आंसर चला जाएगा डी नंबर। क्लियर है? आगे चलते हैं। डोबेराइनर के अनुसार ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक का पता लगाया? तो जैसा कि हमने पढ़ा 3 त्रिक का पता लगाया। तीनों के नाम याद रखिएगा ग्रुप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आधुनिक आवर्त सारणी को डोबेराइनर के सिद्धांत के अनुसार सोचा जाए तो रुबिडियम और फ्रांसियम के बीच में कौन वाला तत्व होगा? तो आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल का पोजीशन याद करना पड़ेगा, है ना। और अगर आप पोजीशन में देखते हो और ग्रुप नंबर 1 में देखते हो तो इन दोनों के बीच में जो होगा वही पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सीजियम। तो रुबिडियम और फ्रांसियम के बीच आपका कौन सा चला जाएगा? सीजियम, क्योंकि ये देखो एस्टाटीन एंटीमनी है ना, ये तो आपका चला जाता है उप धातु वाले कॉलम में, यानी आप चले जाओ तो STP पी वाले ब्लॉक में चला जाता है, ये आपका S वाले ब्लॉक में आता है। तो अगर आपको पोजीशन याद है जैसा कि मुझे याद है तो आंसर चला जाएगा सीजियम, क्योंकि इनका नियम, मतलब ये कि इमेजिनरी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलिए। तो ये था दोस्तों न्यूलैंड का आपका कंप्लीट, माफ कीजिएगा, डोबेराइनर का। अब चलते हैं हम लोग न्यूलैंड के डिटेल को लेने के लिए, जो आपने पढ़ा है वहां से सवाल हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले जो हमारा सवाल है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है, कि न्यूलैंड किस देश के वैज्ञानिक थे? ठीक है, न्यूलैंड किस देश के वैज्ञानिक थे? तो आप मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, क्या आंसर हो सकता है आप मुझे बताइए। तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। क्यों मैंने इसमें होमवर्क दिया? ठीक है, इसमें होमवर्क देने का कारण है आप 2 अच्छे किताब पढ़िएगा, हम नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप अच्छे किताब पढ़ना और मुझे पढ़ के बताइएगा कि 2 जगह में 2 आंसर दिया हुआ है, उसके अनुसार क्या होगा आप मुझे बताइएगा, इसका करेक्ट अगर मन करे तो। न्यूलैंड के सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? तो न्यूलैंड के सिद्धांत को नाम दिया गया अष्टक। ऐसा नाम क्यों दिया गया थोड़ा याद कर लेते हैं। उनका कहना यह था कि प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता है। ये प्रत्येक तत्व अपने 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि लिथियम के समान गुणधर्म वाला कौन है? तो सोडियम है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, यह समझाने का तरीका 11। तो आपको कैसे याद रखना है? तो दोनों को घटा के 8 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया है। आगे चलते हैं। ऐसे न्यूलैंड का भी जो सजाने का तरीका था वो परमाणु द्रव्यमान ही था। न्यूलैंड के अनुसार प्रत्येक तत्व का गुण हर डैश तत्व के गुणों से मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया 8वें तत्व के गुणों से मिलता है। न्यूलैंड का सिद्धांत लागू होता था, इसमें भी ऑप्शन मैंने बनाया है, थोड़ा ट्विस्ट किया है। कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के पहले, कैल्शियम के पहले या बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था केवल कैल्शियम तक लागू होता था, कैल्शियम तक लागू होता था। तो देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन मैंने नहीं डाला है, ना कैल्शियम के बाद, ये तो पक्का गलत होगा। इसमें पहले या बाद तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है। कैल्शियम के पहले नहीं हो सकता है, तो आंसर नन ऑफ दिस। तो जब आप पढ़िएगा तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये कैल्शियम तक सीमित था। ठीक। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी थी और अंतिम तत्व भाई कौन सा था? तो बहुत ही सुंदर सा सवाल है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या थी 56 और आखिरी तत्व कौन सा था? थोरियम। हाँ कि ना, याद है ना? आप लोग यार पता नहीं पढ़ते हो कि नहीं, और थोड़ा अच्छे से अध्ययन करें। देखिए आपके लिए ना काफ़ी मेहनत हम कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारा मेहनत हम लोग करते हैं तब जा कर के ये सब बनता है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
न्यूलैंड के सिद्धांत का दोष क्या था? तो न्यूलैंड के सिद्धांत का दोष अगर आप देखिएगा तो ये तो नहीं होगा, भविष्य के लिए जगह तो छोड़ा नहीं था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग जाइएगा तो भारी तत्वों को सजाना, जी नहीं, ये भी नहीं था। हल्के तत्वों को सजाना, क्योंकि कैल्शियम तक सीमित था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो है एक से अधिक है। अब इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं कि क्या हमने सवाल गलत तो नहीं पढ़ लिया। न्यूलैंड के सिद्धांत का दोष क्या था? तो केवल उन्होंने हल्के तत्वों को सजाया था, भारी तत्वों को तो सजाया नहीं था, ठीक है। भारी तत्वों को सजाना, ठीक है, तो भविष्य के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन हमने प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, आंसर ए नंबर ही चला जाएगा। न्यूलैंड ने तत्वों को किसके अनुसार सजाया? तो जैसा कि मैंने बताया, परमाणु भार। आगे चलते हैं, चलिए। न्यूलैंड के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है? लोहा को निकेल और कोबाल्ट के सामने रखना, लोहा को निकेल और कोबाल्ट से दूर रखना। आई होप कि अगर पढ़े हैं तो सही है। निकेल और कोबाल्ट क्लोरीन और फ्लोरीन के समूह में रखना, आई होप पढ़े हैं तो सही है, यानी एक से अधिक, ठीक है। आगे चलते हैं। न्यूलैंड के अनुसार नौवां तत्व किसके समान होगा भाई? ठीक है, तो ये आपको खुद से बताना, सोच के आप खुद से ट्राई करना और मुझे बताना आंसर क्या है, ठीक है। आसान है, अगर 8वां वाला चीज आपको पता है तो 9वां वाला भी तो पता होगा ना, ठीक है। चलिए, न्यूलैंड के सिद्धांत की कमियों में से एक है, ये आपके लिए वापस एक होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेंडलीव से रिलेटेड सवाल, ठीक है। अब हम लोग मेंडलीव पढ़ेंगे। हमने लोग डोबेराइनर पढ़ लिया, न्यूलैंड पढ़ लिया, अब हम लोग मेंडलीव की ओर आते हैं। अब हमारे पास अगेन एक सवाल आ गया, ठीक है, और ये सवाल फिर से है, बार बार ये सवाल घूम के आता है कि कौन से कंट्री का है ना। सारा तो यार वही है। तो मेंडलीव तो बहुत ही कॉमन है, इनका पूरा नाम है डमित्री इवानोविच मेंडलीव, रशिया के साइंटिस्ट थे, ठीक है, यही तो है ना। आवर्त सारणी का जन्मदाता किन्हें कहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर सवाल में कुछ भी मेंशन्ड नहीं किया है तो आवर्त सारणी के जन्मदाता मेंडलीव को कहा जाता है। अगर आपके सवाल में मेंशन्ड है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो उस केस में आपको कहना पड़ेगा मोसले, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है दोनों में अंतर, लेकिन शुरू मेंडलीव ने ही किया था। मेंडलीव के अनुसार सही क्या है? आइए पढ़ते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के, जी नहीं, मेंडलीव का परमाणु भार था। भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, बिल्कुल सही बात। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण प्रोटॉन, प्रोटॉन तो होता है परमाणु संख्या, तो ये भी गलत होगा, तो यानी आंसर बी नंबर। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या कितनी थी और आखिरी तत्व कौन था? तो अगर आपको याद होगा तो मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या 63 हो गई थी और आखिरी तत्व था यूरेनियम। आगे चले। मेंडलीव के अनुसार किन दो तत्वों पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित किया गया? तो इसको हम बार बार लोगों को समझाते हैं कि आप पानी याद रखो आंसर में। पानी का फॉर्मूला H2O, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, आंसर बी नंबर। अब इसका कारण आपको अगले प्रश्न में मिलेगा कि ऐसा क्यों था, दो ही पर क्यों केंद्रित किया गया। तो आइए लेते हैं। मेंडलीव के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही प्रमुखता क्यों दी गई? तो आइए पढ़ते हैं। दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय हैं। अधिकांश तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके यौगिक बना लेते हैं। दोनों तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये वाला गलत है, दोनों तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों तत्व अभिक्रियाशील हैं, सबसे अधिक नहीं बोल सकते। तो पहला वाला यार बिल्कुल सही है कि दोनों तत्व अत्यंत सक्रिय हैं, ये एकदम करेक्ट है। सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है कि अधिकांश तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके यौगिक बना लेता है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ये आंसर आएगा, क्योंकि देखो एक से अधिक है।
तो एग्जाम पे ना ध्यान से पढ़िएगा। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर कैंडिडेट बनाएं, क्योंकि हड़बड़ा के आंसर ना लगा दें। ये जब रहेगा ना तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, मेंडलीफ ने भविष्य में नए तत्वों की खोज के लिए खाली जगह छोड़ दी है। इनके लिए उन्होंने कौन सा उपसर्ग चुना? उपसर्ग मतलब पहला। तो मैंने आप लोग को बताया हुआ था जब पढ़ा रहे थे, तो ऑप्शन बड़ा खूबसूरत बना हुआ, एक एका टीका मौका। अब तो टीका समझ रहे हो कि अभी कोरोना का टीका खोज रहा है, लेकिन ज़िंदगी में नहीं बनाने सकेगा। खैर आंसर हमारा है एका, और ये ऐसे भी लिखा रह सकता है ईका। मतलब उन्होंने ईका नाम से इमेजिनरी नाम कर दिया, और नया तत्व बोला कि अगर खोजा जाएगा तो इसके रिप्लेस में डाल दिया जाएगा। वो कौन है अभी आगे देखते हैं। मेंडलीफ के खोज के समय मूल रूप में कितने आवर्त और समूह थे? याद करो वो दिन जब हम पढ़ा रहे थे और बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि मूल आवर्त सारणी और वर्तमान में क्या अंतर है। तो याद करिए कि आवर्त तो 7 ही था, लेकिन जो ग्रुप था वो 8 था मूल में। याद करो वो दिन जब हम आपको पढ़ा रहे थे, और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब मेंडलीफ का आवर्त सारणी बना था, जब इन्होंने बनाया था, तो अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, यानी क्रिप्टन, जेनन, रेडन, हीलियम ये सब नहीं हुआ था, और इस कारण से ये केवल 8 ही ग्रुप था, यानी आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केवल बी नंबर आंसर चला जाएगा। और जब अक्रिय गैस की खोज हो गई तो एक ग्रुप और बढ़ गया, और यही 9वां ग्रुप आ गया, वही वर्तमान आवर्त सारणी में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो अगला सवाल दिख सकता है ये देखिए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की खोज के बाद, समझ रहे हो ना, ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि अक्रिय गैस की खोज के बाद कितने आवर्त और समूह थे। तो आवर्त तो यार 7 ही था, समूह हो गया 9, तो 7 और 9 है ना, 7 और 9। क्लियर, आगे चलें। मेंडलीफ के वर्तमान आवर्त सारणी में 8A में किसे रखा गया? 8A में किसे रखा गया? तो आपको पता है कि 9 में रखा गया है अक्रिय गैस को, समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका मतलब 8A में किसको रखा गया होगा? तो हैलोजन। अभी का अगर आपको वर्तमान याद है तो 18 से चले जाओ 17, तो 17 में हैलोजन है, तो इसका जस्ट पहले 8A आएगा। ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7A में किसे रखा गया? तो अब हम आपको वापस से ये होमवर्क छोड़ते हैं कि क्या आपके टीचर ने इस सवाल का आंसर गलत तो नहीं बता दिया। क्या आप आंसर चेंज करना चाहते हैं तो ये भी होमवर्क में आप ले लीजिए। ठीक है, हम बार बार कुछ अच्छे सवालों में छोड़ेंगे, तो आपको कमेंट करके बताना कि 7A में क्या रखा है और 8A में क्या रखा, क्योंकि मेंडलीफ में ही A B चलता था, है ना। चलिए, मेंडलीफ के अनुसार इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए, मेंडलीफ ने 3 जगह उपसर्ग से छोड़ा था, एका बोरोन, और एका बोरोन की जगह फिर नया जो तत्व खोज हुआ उसका नाम दिया गया स्कैंडियम। फिर है एका एल्यूमिनियम, ये मेंडलीफ ने जगह छोड़ा था, इसके जगह में जो नया तत्व खोज हुआ वो गैलियम, एकदम सही है, ये भी सही है। एका सिलिकॉन, इसके जगह जो मेंडलीफ ने जगह दिया उनका नाम था जर्मेनियम, यानी आंसर तीनों सही है, इनमें से सभी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, यही ईका का काम है, और यही आपको देखो ऑप्शंस वगैरह में पता चल रहा। आगे चलते हैं, अगले सवाल की ओर हम लोग चले। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या दोष था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया, एकदम करेक्ट, यानी हाइड्रोजन को उन्होंने हैलोजन के साथ भी रख दिया था और ग्रुप 1 में भी रख दिया था, यानी उनका कोई पोजीशन फिक्स नहीं था। ठीक, मेंडलीफ ने कुछ अपेक्षाकृत कम द्रव्यमान वाले तत्वों को ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों के बाद रखा, एकदम करेक्ट है, मैंने पढ़ाया भी है। जैसे कोबाल्ट को निकेल के पहले रख दिया, जबकि होना चाहिए था उल्टा। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई जगह नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट है। समस्थानिक का इंग्लिश होता है आइसोटॉप्स, और इसका परिभाषा फिलहाल के लिए आपको पता होगा, या नहीं पता होगा तो
परमाणु संख्या समान होना और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना, तो आंसर डी नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंडलीव के समय इनमें से किसकी खोज नहीं हुई थी, तो आंसर अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। ये तो अपने लोगों ने पढ़ा ही हुआ है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभों को, ऊर्ध्व मतलब ऊपर से नीचे, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ग्रुप कहते हैं। यहाँ ग्रुप हो जाएगा। और क्षैतिज पंक्तियों को यानी बाएं से दाएं, इसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, तो आंसर ए नंबर। एग्जाम में ना पढ़ के लिखिएगा, कई बार इसको उल्टा करके भी पूछ सकता है, तो नहीं तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। मेंडलीव के 8वें वर्ग को क्या नाम दिया गया, तो याद करो 8वें वर्ग को क्या नाम दिया गया। ये तो यार आधुनिक आवर्त सारणी का है। ठीक है, ये नोबल गैस है, ये शून्य है। अब ये क्या, तो ये भी आपको हम लगा देते हैं होमवर्क में, इसको भी आप लोग बताइएगा। अच्छा सवाल छोड़ रहे हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में पहले से लेकर 7वें ग्रुप में दो दो उप ग्रुप में बांटा गया, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ, इसको ए और बी नाम दिया गया। ठीक है, 1A 1B 2A 2B। आइए अब हम लोग आ जाते हैं मोस्ले और आधुनिक आवर्त सारणी, जो हम लोग अभी के ज़माने में स्टडी कर रहे हैं। मोस्ले और आधुनिक आवर्त सारणी। आइए पहला हम लोग देखते हैं कि सवाल क्या आता है। आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता कौन है, तो हेनरी मोस्ले। हेनरी मोस्ले किस देश के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, है ना। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, आंसर 118। आपको याद होगा जब भी हम पढ़ाते हैं तो बार बार डिवीजन करके रख रहे थे। 91 धातु है, 20 आपका अधातु है और 7 आपका उपधातु है। देखो 118। आगे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु, उपधातु की संख्या कितनी है, तो धातु आपका जैसा कि मैंने बताया 91, अधातु यानी ये 7 नहीं होगा 20, और उपधातु यानी आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्लियर, आगे चलें। हेनरी मोस्ले की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व थे, समझो ध्यान से क्या पूछ रहा है। हेनरी मोस्ले ने जब ये डिजाइन किया था तब का कितना तत्व था, है ना। आपको ये नहीं पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व थे। ठीक है, समझ में आ रहा। आई होप भाई डिफरेंस पता चल रहा होगा कि दोनों सवालों में अंतर क्या है। हेनरी मोस्ले ने जब इसको सजाया था तो उस वक्त कितना तत्व था, ये आपको करना है, तो आंसर हो जाएगा 107। बाद में चल के 11 नए तत्वों की खोज हुई, जिसमें आखिरी तत्व था आपका ऑर्गेनेशन, या आप बोल सकते हो UUO। ठीक है, अनऑक्टियम। तत्वों की भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। एकमात्र साइंटिस्ट मोस्ले थे जिन्होंने बताया था ये। अब देखो फिर से आप देखो चेंज किया गया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह। तो आप देख सकते हैं कि बहुत मेहनत और बहुत बारीकी से मैंने आपको एक एक ग्रुप में क्वेश्चंस को पिरोया है। ठीक है, तो जरूर यार आप लोग भी इसी क्रम में पढ़ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग और आवर्त हैं, तो आवर्त 7 है, वर्ग 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले वर्ग को क्या कहा जाता है, सब सिखाए हैं दोस्त। ठीक है, तो पहले वाले को कहा जाता है क्षार धातु। संक्रमण तत्व तो कह नहीं सकते हैं, सिक्का कह नहीं सकते हैं, ठीक है, हेलोजेन नहीं कह सकते हैं, आंसर क्षार धातु। पहले वर्ग में क्षार धातुओं की संख्या कितनी है, आंसर होगा 6। ध्यान दीजिए, क्षार धातुओं की संख्या, आंसर होगा 6। हाइड्रोजन को मिला देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 7, लेकिन हाइड्रोजन कब मिलाएंगे, जब तत्व पूछेगा। आवर्त सारणी के दूसरे समूह को क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और अगर हम लोग देखते हैं तो पहले को कहते हैं मृदा धातु, ये तीसरा चौथा हम नहीं बता रहे क्योंकि आने वाले टाइम में सवाल आएगा।
क्षारीय मृदा धातु इनमें से कौन सा है? इनमें से सभी, बेरिलियम, मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का है ना सब। क्षारीय मृदा धातु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। यानी कुल क्षारीय धातु कितने होते हैं? तो 6 6 12 होते हैं। सब सिखाए हैं भाई। क्षारीय मृदा धातु की संख्या 6। क्षार धातुओं की संख्या, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन किया था, तो क्षार धातु एक हुआ, क्षारीय मृदा धातु यानी वहां का 6, यहाँ का 6, तो कुल संख्या अगर पूछेगा तो आपको 12 बोलना। ठीक है। अच्छा, क्षार धातुओं की संख्या बोला है तो आपको 6 बोलना है। अगर कुल वर्ड मैंने बोल दिया तब 6 6 मिला के आपको 12 बोलना। देखो कुल वर्ड नहीं लगा। आगे चले। आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें समूह को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के 11वें समूह को कहा जाता है सिक्का धातु। याद आया? सिक्का धातु कितने हैं वो भी आपको याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी के 16वें समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है चाल्कोजेन, है ना। देखो मेरे को तो पढ़ा के याद है, आपको भी पढ़ के याद होना चाहिए। सिक्का धातु याद है ना, पहले वाला जो सवाल पार हुआ जिसमें कॉपर आता है, सोना आता है, चांदी आता है, 3 आता है। ठीक है, चलिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह को क्या कहा जाता है? ये तो एग्जाम का मोस्ट फेमस सवाल है यार। इसको कहा जाता है हेलोजेन। ठीक है, हेलोजेन, वो हेलोजेन नहीं जो रोड में जलता है। हेलोजेन में कुल कितने तत्व हैं? ठीक है, हेलोजेन में कुल कितने तत्व हैं? याद है या भूल गए? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ तो याद करो यार। ठीक है ना, भूल गए? देखो याद कराते हैं। ठीक है, याद करना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, एस्टाटीन, माफ कीजिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, आयोडीन, एस्टाटीन, इस तरह से आता है। तो यार कुल कितने तत्व हैं पूछा है, तो आपको ये भी हम होमवर्क में डालते हैं। ध्यान देना, तत्व पूछा। आगे चले, कुछ तो आप लोग भी करो यार, ध्यान दीजिए। फिर से पूछ रहे हैं, तत्व पूछा है। हेलोजेन समूह में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है? एवरग्रीन क्वेश्चन, फ्लोरीन। हेलोजेन समूह में हेलो का अर्थ क्या है? भाई ऑप्शन मैंने अपने से बनाया तो बहुत शानदार है। नमस्कार करना, मिलो, मिश्रण। इसका आंसर है लवण, क्योंकि सब सॉल्टी होता है। आगे चले। अब आपका टाइटल फिर से बदला है। आधुनिक आवर्त सारणी के गैस और नोबेल गैस, इनसे रिलेटेड सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह को किस नाम से जानते हैं? तो देखो, शून्य समूह भी बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, और 2 तो कम से कम है, तो इससे तो कम से कम 1 से अधिक आंसर हो गया। नोबेल गैस भी आप कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ये दोनों नाम होता है इसका। आधुनिक आवर्त सारणी के मूल स्वरूप में कुल अक्रिय गैस की संख्या कितनी है? ठीक है, कुल अक्रिय गैस की संख्या कितनी है बताइए, याद है आप लोगों को? ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक करें। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन और ऑर्गेनेसन। याद कराया मैंने। तो आधुनिक आवर्त सारणी के मूल स्वरूप में बोला है, मतलब जब इसका खोज नहीं हुआ था, इसका मतलब टोटल आंसर 6। समझ रहे हो भाई? ठीक है, बहुत अच्छे से सवालों को डिजाइंड किया गया है। सवालों को पढ़िएगा, जब हम ऐसा कर सकते हैं। जो क्वेश्चन सेटर होता है वो काफी विद्वान लोग हैं, आपके साथ वो कुछ भी कर सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप में कितना है, यानी जब ये ऑर्गेनेशन गैस की खोज हो गई, तो आंसर आपको 7 बोलना है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सबसे अंत में किस अक्रिय गैस की खोज हुई? अब आपको यहां पर रेडन बोलना है कि ऑर्गेनेशन बोलना है? तो अगर कुछ भी ना लिखा रहे तो ऑर्गेनेशन बोलना है। ठीक है, मूल लिखा रहेगा तो रेडॉन बोलिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनेशन, वर्तमान में भी ऑर्गेनेशन। सबसे हल्की, उत्कृष्ट या नोबेल गैस कौन है? हीलियम। ठीक है, यही होगा ना। सबसे भारी नोबेल गैस कौन है?
बताओ तो क्या हो जाएगा, रेडन। क्लियर, कोई समस्या नहीं। सबसे हल्की गैस कौन है? अब देखो अक्रिय नहीं बोला है, सबसे हल्की गैस बोला है कौन है, मतलब नॉर्मल तौर पे, वो अक्रिय होना जरूरी नहीं है। तो आपको सबको पता है यार हाइड्रोजन है। परमाणु संख्या बेचारे के एक है तो किधर से भारी होगा। आगे चलें। प्रदूषण रहित या भविष्य ईंधन के रूप में किसका नाम लेना चाहिए? मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गैस है जिससे प्रदूषण नहीं होता है और भविष्य में गाड़ी वाड़ी में इसी का इस्तेमाल होगा। तो ये भी आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा नोबल गैस रेडियो सक्रिय पदार्थ के रूप में उपयोग होता है? मैंने बार बार एकदम चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हुआ था। आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रेडन, जिसमें अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती है, वही आपका रेडियो सक्रिय तत्व होता है। रेडन प्राकृतिक रूप से दुर्लभ है, ना के बराबर पाया जाता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है। सबसे अधिक पाई जाने वाली नोबेल गैस का नाम क्या है? ये भी आपके लिए रहेगा होमवर्क। ध्यान देना, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला नोबेल गैस का नाम क्या है? ये भी आपके लिए रहेगा होमवर्क। सब दे रहे हैं, देखते हैं आप कितना बताते हैं। इसके बाद हम लोग चले आते हैं, किस गैस को अजनबी या अनजान गैस कहते हैं? इसका जवाब होगा जेनन। क्या होता है सिंबल? Xe। क्यों कहते हैं? ये बेचारा किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, जिस तरह से आप में से कई बच्चे कभी किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही अनजान अजनबी होते हैं। कौन सा गैस वायुयान के टायर में भरा जाता है? जब हम लोग आखिरी क्लास कर रहे थे पार्ट 3 तो बताया गया था हीलियम। कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है? आर्गन। ठीक है। और अगर ध्यान देना तो नाइट्रोजन भी भरा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अब यहां के बाद से आपको मिलेगा पीडीएफ, आज ही मिल जाएगा। यहां के बाद से जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आपको रहेंगे होमवर्क। टोटल 106 सवाल है। जितना मैंने कराया आप देख ही लिए होंगे, एक तरह से हमारा एमसीक्यू का छोटा सा प्रैक्टिस सेशन था। बाकी सवाल आपको मिलेंगे होमवर्क में, आप मुझे आंसर बताना अगर आपका मन हो तो चलिए दोस्तों, पीरियडिक टेबल आपका मैंने खत्म कर दिया। कंप्लीट पीडीएफ मेरे तरफ से आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। और नेक्स्ट टाइम से हम लोग नया क्लास करेंगे। क्लास छोटा सा रहा क्योंकि जितना जो रिक्वायरमेंट है उतना, कुछ सवाल आप लोग को भी करने देंगे तो भी आप पढ़िएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।